नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का चैप्टर 6 जो बात करता है मानव अधिकार न्यायालय ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के संबंध में, इस पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ जो चैप्टर 7 है, अध्याय 7 है, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षण की व्यवस्था करता है, फिनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ चैप्टर 8 जो है मिसलेनियस बातें बताता है कुछ जो कि इस अधिनियम के लिए आवश्यक है। आज हम जो है इन तीनों चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सबको आज के इस वीडियो लेक्चर में देख रहे हैं। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। मित्रों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की जो अध्याय 6 है, यह बताती है मानव अधिकार न्यायालय ह्यूमन राइट कोर्ट्स। मित्रों, इस चैप्टर में जो है केवल 2 धाराएं हैं, ओनली 2 सेक्शंस हैं, धारा 30 और धारा 31, सेक्शन 30 एंड 31। सेक्शन 30 जो है ह्यूमन राइट कोर्ट्स के बारे में प्रोविजन करती है, मानव अधिकार न्यायालय के संबंध में प्रोविजन करती है। मित्रों, ध्यान रखिएगा, इन दोनों सेक्शन से ही प्रीलिम्स एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, एडीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोनों सेक्शन ही आपको अच्छे से देखना है। तो मित्रों, इसके अंतर्गत धारा 30 में यह बताया गया है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसर्न से क्या कर सकता है, जिलों के लिए एक सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय होने के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा। मतलब राज्य सरकार जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से किसी एक सेशन कोर्ट को जो है ह्यूमन राइट कोर्ट के रूप में उसे विनिर्दिष्ट कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक परंतु में 2 अपवादिक स्थिति दी है, जिनमें जो है सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय नहीं विनिर्दिष्ट किया जा सकता। तो वो क्या अपवाद है? जिसमें पहला अपवाद है सत्र न्यायालय को पहले ही विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया हो। मतलब सेशन न्यायालय जो है उसको पहले ही विशेष न्यायालय के रूप में अगर विनिर्दिष्ट कर दिया गया है, तो धारा 30 के अंतर्गत राज्य सरकार उस सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय विनिर्दिष्ट नहीं कर सकती। अगला प्रोविजन क्या है? ये कहता है वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए, ऐसे अपराधों से तात्पर्य यहां पर मानव अधिकार से संबंधित अपराध हैं, ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालय पहले ही गठित किया गया है। मतलब पहले से ही विशेष न्यायालय ऐसे अपराधों के लिए किसी अदर लॉ में गठित कर दिया गया है, तो वहां पर मानव अधिकार न्यायालय जो है सेशन न्यायालय को विनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा। तो ये प्रोविजन जो है यहां पर दिए गए हैं, एग्जाम के लिए केवल इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मानव अधिकार न्यायालय जो है कौन विनिर्दिष्ट करता है? राज्य सरकार करती है। किसकी सहमति से? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से। और किस न्यायालय को कर सकेगी? तो आप ध्यान रखिएगा, सत्र न्यायालय को मानव अधिकार के रूप में विनिर्दिष्ट न्यायालय के रूप में गठित कर सकेगी। अब यहां पर जो है धारा 31 जो है यह विशिष्ट लोक अभियोजक की बात करता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है। देखिए मित्रों, न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से मामलों को चलाने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसे हम लोक अभियोजक कहते हैं। लेकिन मानव अधिकार न्यायालय में विशिष्ट कार्य करना है उसे, तो इसे जो है विशिष्ट लोक अभियोजक नाम दिया गया है। अब यहां पर किस व्यक्ति को विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा? तो उसके संबंध में प्रोविजन है राज्य सरकार। देखिए, लोक अभियोजक जो होता है यह राज्य सरकार का कह सकते हैं अधिकारी होता है, या राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति होता है जो न्यायालय में राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, राज्य सरकार एक लोक अभियोजक को विशिष्ट लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करेगी। मतलब राज्य सरकार क्या कर सकती है? अगर जिले में कई सारे लोक अभियोजक हैं तो उनमें से किसी एक को जो है विशिष्ट लोक अभियोजक उसको विनिर्दिष्ट कर देगी, उसको कार्यभार दे देगी। इसी के साथ साथ अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, समझिएगा, तो किसी एडवोकेट को, जो भी एडवोकेट है उस एडवोकेट को विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। मतलब अगर उस राज्य में कोई या उस जिले में कोई लोक अभियोजक नहीं है, तो या लोक अभियोजक को नियुक्त नहीं करना चाहती राज्य सरकार, किसी अन्य को करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में किसी एडवोकेट को जो है विशिष्ट लोक अभियोजक
नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो परीक्षा में पूछी जाएगी कि ऐसा एडवोकेट जिसे विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया जा रहा है कम से कम 7 वर्ष का प्रैक्टिस का अनुभव रखता हो। यह क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि विशिष्ट लोक अभियोजक के लिए मानवाधिकार न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक के लिए किसी एडवोकेट को नियुक्त किया जाना है तो कितने वर्ष का मिनिमम प्रैक्टिस की जरूरत होगी, या कम से कम कितने समय का उसको प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। तो 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा इन दोनों बातों को। तो मित्रों यहां पर जो है हमने ये सारी चीजें देखी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, क्या कहता है। मित्रों जो हमारा अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर 7। यह बताता है फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स के संबंध में, वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा के संबंध में। मित्रों इस चैप्टर में जो है टोटल 4 सेक्शंस हैं, टोटल 4 धाराएं हैं, धारा 31 से लेकर धारा 35 तक। मित्रों आप बात समझिएगा कि हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया। अब ये आयोग जो है अपना काम जब करेंगे तो इनको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, इनको जो है वित्त की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में इनके वित्त की व्यवस्था, फाइनेंस की व्यवस्था जो है चैप्टर 7 में की गई है। और इसी के साथ साथ जब ये अपना फाइनेंस करेंगे तो इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग कैसे होगी, कौन करेगा, इसके संबंध में चैप्टर 7 हमको बतलाता है। तो मित्रों इसके अंतर्गत जो सबसे पहली धारा है, धारा 32 सेक्शन 32, यह बताती है केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, ग्रांट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा मित्रों इसके अंतर्गत जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को जो है ग्रांट प्रोवाइड की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा धारा 32 के अंतर्गत। इसी के साथ साथ हम धारा 33 देखें तो 33 कहती है राज्य सरकार द्वारा अनुदान, मतलब कि राज्य मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया है तो राज्य मानव अधिकार आयोग को जो अनुदान, जो ग्रांट दिए जाएंगे वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। तो यहां पर जो है सेक्शन 32 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए और सेक्शन 33 में जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के लिए ग्रांट्स के प्रोविजंस किए गए हैं। अब मित्रों इसके बाद जो अगली सेक्शन हमारी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35। ये दोनों सेक्शन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है, सबसे पहले सेक्शन 34 में देखें तो ये कहता है लेखा एवं लेखा परीक्षा, मतलब अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। तो इस सेक्शन के अंतर्गत जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे और उनका ऑडिट कौन करेगा, कैसे करेगा, इसके बारे में प्रोविजन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे वह भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के जो उसने सलाह दी है, जैसे उसने बताया है उसके अनुसार जो है उसके लेखा और अकाउंट तैयार किए जाएंगे। और इनका ऑडिट भी जो है, ध्यान रखिएगा, ऑडिट भी जो है कौन करेगा, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनका जो है ऑडिट करता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का ऑडिट कौन करता है, तो ऑडिट करता है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसी के साथ साथ हम सेक्शन 35 देखें तो 35 में जो है राज्य आयोग के लिए लेखा और लेखा परीक्षा की बात की गई है कि अगर राज्य मानव अधिकार आयोग जो गठित किए जाएंगे उसमें जो है अकाउंटिंग कैसे करेंगे और उसका ऑडिट कैसे होगा। तो बात समझिएगा, सिमिलर प्रोविजन है सेक्शन 34 की तरह ही कि भाई राज्य आयोग के लिए जो है जो अकाउंट बनाए जाएंगे वह कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल के जो दिशा निर्देश हैं उसने जिस तरीके से मेंटेन करने के लिए व्यवस्था की है उस तरीके से जो है उसके अकाउंट्स तैयार किए जाएंगे। और इनका ऑडिट भी, ध्यान रखिएगा, इनका जो लेखा परीक्षण किया जाएगा वह भी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। तो एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा कि भाई राज्य मानव अधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए जो है इनके अकाउंट्स की जो ऑडिटिंग है, लेखा परीक्षा है, जो कौन करता है, तो दोनों ही स्थिति में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो मित्रों इस चैप्टर 7 में जो है केवल इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पर। मित्रों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो आखिरी अध्याय है, लास्ट चैप्टर है, वो है चैप्टर 8। यह बताता है मिसक्लेनियस बातें या विविध बातें। मित्रों इस चैप्टर में जो है टोटल 8 सेक्शंस हैं, टोटल 8 धाराएं हैं।
सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 43 तक। मित्रों यहां पर हम आपको जो है इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और उनमें जो बातें इंपॉर्टेंट हैं हम आपको वही बता रहे हैं। इसके अलावा जो सेक्शंस हैं उनको आप एक बार जरूर पढ़ लें। लेकिन मित्रों चलिए देखते हैं क्या कहती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 36 धारा 36। यह बताती है मामले जो आयोग की अधिकारता में नहीं आते। मित्रों ध्यान दीजिएगा, आयोग शब्द से यहां पर तात्पर्य जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से है। तो कौन कौन से मामले जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो यहां पर बताया गया है सबसे पहले नंबर पर ऐसे मामले जो राज्य आयोग के समक्ष लंबित है। मतलब किसी राज्य के राज्य मानव अधिकार आयोग के समक्ष जो मामले लंबित हैं वह मामले जो है आयोग नहीं सुनेगा, या वह मामले जो है आयोग की क्षेत्राधिकारता में नहीं आएंगे, आयोग जो है उनकी जांच नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो है ऐसे मामले जो किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हैं, मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अलावा अगर कोई और आयोग है जैसे कि SC ST एक्ट के या SC आयोग या ST आयोग या महिला आयोग या अन्य कोई आयोग जो है उसके समक्ष अगर कोई मामला लंबित है तो उस मामले को जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है उस मामले को नहीं लेगा, वह उसकी क्षेत्र अधिकारता में नहीं आएगा और यह आयोग जो है ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता है। तो यहां पर जो है आयोग के संबंध में उन मामलों को बताया है जिसकी अधिकारता जो है हमारा राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है नहीं रखता है। इसके बाद आगे इसमें यह बताया गया है कि आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको कि मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कृत्य किए जाने का आरोप किया गया है, मतलब किसी व्यक्ति पर किसी मानव अधिकार का उल्लंघन किए जाने वाला जिस तारीख को आरोप किया गया है कि इस व्यक्ति ने जो है इस तारीख को ऐसा मानव अधिकार का उल्लंघन किया है, तो उस तारीख से आगे देखिएगा 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी मामले की जांच नहीं करेगा। मतलब जिस तारीख को किसी व्यक्ति ने मानव अधिकार का उल्लंघन किया है उसके 1 साल के बाद, मतलब ये टाइम पीरियड है, मतलब अगर आयोग को जांच करनी है कार्रवाई करनी है तो जिस डेट को वह कार्य किया गया है मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया है उसके 1 साल के भीतर आयोग जांच कर सकता है या राज्य आयोग जांच कर सकता है। इसके बाद जो है यह जांच नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों सेक्शन 36 में जो है यह 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 37। इसका आपको केवल ऑर्डर ध्यान रखना है। यह बोलता है विशेष अन्वेषण दल का गठन, मतलब राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग जो है जब किसी मामले की जांच करेगा या अन्वेषण करवाएगा तो ऐसी कंडीशन में वह जो है विशेष अन्वेषण दल का गठन कर सकता है सेक्शन 37 के अंतर्गत धारा 37 के अंतर्गत। तो इस सेक्शन का आपको ऑर्डर ध्यान रखना है, बाकी अंदर जो है इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है कि उससे परीक्षा में प्रश्न बने। अब इसके बाद जो अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है सेक्शन 40A धारा 40A। यह सेक्शन जो है 2006 के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है और इस सेक्शन में यह बताया है कि पूर्ववर्ती प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति। देखिए सामान्यतः जब कभी भी किसी अधिनियम में कोई नियम या कोई संशोधन किया जाता है तो वह सामान्यतः कब से लागू होता है, जिस डेट को वह नियम बनाया गया है वह नई व्यवस्था की गई है उसके पश्चात के मामले या उसके बाद से वह जो है लागू किया जाता है या उस डेट से लागू किया जाता है। लेकिन यहां पर धारा 40A जो है यह प्रावधान करती है कि इस अधिनियम में अगर कोई नियम किसी पूर्ववर्ती डेट से लागू करना है, मतलब उसका प्रभाव जो है पूर्ववर्ती रखना है, रेट्रोस्पेक्टिव रखना है, ध्यान रखिएगा रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव रखना है, तो इस अधिनियम में प्रभाव रखा जा सकता है। लेकिन यहां पर एक बाध्यता है कि ऐसा प्रभाव जो है राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त होने की तिथि से पूर्व का नहीं होगा। मतलब राष्ट्रपति ने इस एक्ट को कब सम्मति दी, 8 जनवरी 1994, मतलब 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को सम्मति दी। तो अगर इस अधिनियम में किसी नियम को रिट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू करना है तो वह इस डेट से पहले से लागू नहीं किया जा सकता। इसके बारे में प्रावधान यहां पर किया गया है और कौन कौन से कृत्यों को जो है या कौन कौन से नियमों को जो है पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू किया जाएगा,
तो जो धारा 40(2) का बा में बताया गया, सेक्शन 40 के सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी में जो बताया गया है, उन मामलों में अगर नियम बनाने हैं तो उनका प्रभाव रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, लेकिन यह प्रभाव जो है किसके पहले नहीं होगा, मतलब 8 जनवरी 1994 से पहले से इसे लागू नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद जो है इस एक्ट में जो सबसे लास्ट सेक्शन है, हमें हर अधिनियम की सबसे लास्ट वाली सेक्शन एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो ये बताती है निरसन और व्याप्ति, मतलब रिपील एंड सेविंग्स। तो आपको यहां पर केवल ये ध्यान रखना है कि जब इस अधिनियम को लाया गया, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को लाया गया, तो इसके लाते ही इसके पहले जो मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश जो जारी था, ऑर्डिनेंस जो जारी था राष्ट्रपति महोदय का, उसको निरसित किया गया और उसको निरसित करने के बाद यह अधिनियम लाया गया है। तो आपको जो है यह भी ध्यान रखना है कि मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 को सेक्शन 43 के द्वारा निरसित किया गया है और तत्पश्चात इस अधिनियम को लाया गया है। तो मित्रों इस प्रकार जो है चैप्टर 8 में ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया कि इनमें आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। अब मित्रों हम जो है इस एक्ट के, मतलब इस अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो भी हम आपको यहां बता रहे हैं, जिससे कि परीक्षा में लगभग सारी चीजें कवर हो जाए। तो चलिए मित्रों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। मित्रों मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिसमें सबसे पहला केस हम ले रहे हैं तुकाराम कान्हा जोशी और अन्य द्वारा मुक्ताराम धारक वर्सेस MIDC और अन्य AIR 2013 SC 565। इस केस में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संपत्ति का अधिकार अब न केवल वैधानिक अधिकार है अपितु एक मानव अधिकार भी है। मतलब कि संपत्ति को अधिकार को केवल एक वैधानिक अधिकार ही नहीं माना जाना चाहिए, यह एक मानव अधिकार भी है। तो इसे जो है एक मानव अधिकार के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इसी के साथ अगला जो केस है वह केस है एक्स्ट्रा जुडिशियल विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन और अन्य वर्सेस भारत संघ और अन्य AIR 2013 SC 818। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन वैकल्पिक प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को अपवर्जित नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, ऐसे मामले जिनमें सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता है सुनने की, उन मामलों में अगर ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत या हम क्या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत अगर वैकल्पिक व्यवस्था भी दी गई है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता उन मामलों पे नहीं रही है। मतलब कि ऐसे मामले जिनमें ह्यूमन राइट एक्ट में भी वैकल्पिक व्यवस्था है, उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता भी है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मिथ्या मुठभेड़ या हम कह सकते हैं फेक एनकाउंटर या अभिरक्षात्मक मृत्यु आदि मामलों में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में वैकल्पिक अनुतोष की उपलब्धता के बावजूद रिट याचिका पोषणीय है। मतलब कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो रिट याचिकाएं लगती हैं, वह रिट याचिकाएं पोषणीय हैं, चाहे ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के अंतर्गत उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था ही क्यों ना हो। तो मित्रों इस प्रकार जो है इन केसेस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह डायरेक्शन दिए। अब हम देखते हैं हमारा अगला केस। मित्रों जो अब हमारा अगला केस इंपॉर्टेंट है वो है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 2011। इस केस में माननीय न्यायालय ने कहा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 एक विशेष कानून है, एक स्पेशल लॉ है। इसका अन्य कानूनों के उपबंधों पर ओवरराइडिंग अभिभावी प्रभाव है, मतलब कि ओवरराइडिंग इफेक्ट है। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के लिए मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, जिस कानून का इफेक्ट ओवरराइडिंग होता है वह कानून जो है सामान्य कानूनों पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अगर मानव अधिकार आयोग ने कुछ निर्देश जारी किए हैं तो उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। इस बात को जो है इस केस में माननीय न्यायालय ने कहा। अगला केस हमारा है बनीकांत दास और अन्य वर्सेस आसाम राज्य और अन्य। ये केस जो है 2009 का है, AIR 2009 SC 1537। इस केस में
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग न्यायिक आदेशों के विरुद्ध स्वप्रेरणा से कार्रवाई नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, अगर कोई न्यायिक आदेश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो उस आदेश के विरोध में या उस आदेश के लिए जो है स्वप्रेरणा से कार्रवाई जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नहीं कर सकता। एक्चुअल में एक केस ऐसा हुआ था, ये केस में ऐसा हुआ था कि मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया था। तो इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मृत्यु दंड का आदेश जो है एक न्यायिक आदेश है और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है स्वप्रेरणा से इस मृत्यु दंडादेश को आजीवन में परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो आदेश था, जो उसने स्वप्रेरणा से कार्रवाई कर दिया था, तो उस आदेश को जो है इसके अंतर्गत जो है अपास्त किया गया। तो क्या कहा गया कि मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में लघुकृत करने वाला अपेक्षित आदेश इंप्यूग ऑर्डर जो है अपास्त किया जाता है। तो इस केस में जो है ये सारी बातें कही गई। मित्रों, इस प्रकार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया और इस वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करने से पहले आपको कुछ वन लाइन फैक्ट बता रहे हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर है अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगला जो प्रश्न बार बार आ रहा है वो ये है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी थे। अब यहां पर आप परीक्षा की दृष्टि से जब भी आप जिस स्टेट में रह रहे हैं और जिस स्टेट की आप परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां का जो राज्य मानव अधिकार आयोग है उसके प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान के अध्यक्ष देखकर आप जरूर जाइएगा, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन यहां पर हम आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हम यहां पर बता रहे हैं। इसी के साथ साथ आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भी देखकर जाइए, गूगल कर लीजिएगा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि यहां पर हम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप जो है ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद आप इस वीडियो कब देखें तो आप जो है मिसगाइड ना हो जाएं, इसलिए हम आपको जो है वर्तमान में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो हम यहां पर नहीं बता रहे हैं। आप जब भी परीक्षा देने जाएं एक बार जरूर देखें। और आखिरी में जो वन लाइन फैक्ट है वो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो मित्रों, इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन जो है कई बार बन जाते हैं और हमने भरपल पूरी कोशिश करी है कि इस एक्ट के जितने भी क्वेश्चन जो है, जहां जहां से क्वेश्चन जो है बनते हैं, उन सबको कवर कर कर आपके सामने ये वीडियो सीरीज पेश की है। तो मित्रों, इसी के साथ आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलेंगे हमारे नए वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।